हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको यूनिवर्सल फिजिक्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। आपका लेक्चर फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस हमने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। आज हम आपको कूलम्ब्स लॉ बताएंगे और उससे पहले इस लेक्चर 2 में लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में कंसेप्ट थोड़ा हम आपको दे दें। तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है? लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज किसी वायर पर होगा, यानी बॉडी का शेप वायर हो, या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बॉडी का जब शेप लेमिनर हो, शीट जैसा हो या सर्कुलर हो, एकदम थीन हो। और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज वैसे बॉडी पर होता है, वैसे बॉडी का वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालते हैं जो बॉडी क्यूबिकल हो या स्फेरिकल हो, यानी उसमें वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, वैसे बॉडी पर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालते हैं। तो लीनियर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है? कहता है कि किसी बॉडी पर, जैसी ये बॉडी है, लीनियर है, इस बॉडी पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज और उस बॉडी के टोटल लेंथ के रेशियो को लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। यहाँ डिफिनीशन में हमने दे दिया है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी पर टोटल चार्ज और उस बॉडी के लेंथ के रेशियो को कहते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। यानी 1 मीटर लेंथ पर जो चार्ज होगा उसको कहेंगे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसको लेमडा से डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय लेमडा, इसको कहते हैं लेमडा। तो लेमडा, अगर कोई बॉडी है एल लेंथ की है, उस पर चार्ज क्यू है, कोई बॉडी एल लेंथ की है, सपोज करिए कि कोई बॉडी ये जैसे बॉडी है और इसकी लेंथ एल है और इस पर टोटल चार्ज क्यू है, तब इस बॉडी पर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू बाई एल। तो यहाँ पर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लेमडा बराबर क्यू बाई एल हुआ। इस बॉडी पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है, बॉडी का टोटल लेंथ एल है और ये लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम बाई लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लेमडा का क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। आपने इसको समझा? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होगा? इसका डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसको कहेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसको डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज आपने देखा, उसी तरह से सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज देखिए। मान लीजिए कि कोई बॉडी है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर पर जो चार्ज होगा उसको कहेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। उसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, यानी सिग्मा बराबर, अगर इसका सरफेस एरिया मान लीजिए कि ए है और इस पर चार्ज क्यू है, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बाई एरिया। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का होता है कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आशा करता हूं कि आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। आगे हम लोग देखते हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज वैसे बॉडी पर निकाला जाता है जिस बॉडी का हम वॉल्यूम निकालते हैं, जैसे स्फेरिकल बॉडी हो या
क्यूबिकल बॉडी हो या कोनिकल बॉडी हो। यहाँ पर डिफिनीशन कहता है द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, इट इज़ डिनोटेड बाई रो। इसको क्या कहते हैं? रो कहा जाता है। इस सिंबल को हम रो कहते हैं, पी जैसा होता है। तो रो बराबर किसी बॉडी का वॉल्यूम, सपोज कर लीजिए कि कोई बॉडी है, सिलिंड्रिकल बॉडी है या स्फेरिकल बॉडी है या सिलिंड्रिकल बॉडी है, ये सिलिंड्रिकल बॉडी है, इसका टोटल वॉल्यूम भी और इस पर चार्ज मान लेते हैं है Q। तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज रो बराबर हो जाएगा Q बाई V। Q है टोटल चार्ज ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉडी, अभी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। यानी इस वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का SI यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो आपको, हमको उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ आपको हमने दिखाया लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैसे बॉडी पर होगा। तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज जैसे वायर लाइक बॉडी है। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज किस पर होगा? जैसे लेमिनर बॉडी है। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कैसे बॉडी पर होगा? जो बॉडी क्यूबिकल हो, यानी स्फीयर हो सकता है या क्यूबिकल हो सकता है या कोनिकल हो सकती है बॉडी, उस पर हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो अब आगे हम नेक्स्ट जो आज हम पढ़ाने वाले हैं लेक्चर 2 में आपको पढ़ा रहे हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है? कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? हम जानते हैं पिछले चैप्टर में भी, पिछले लेक्चर में भी बता चुके थे कि चार्ज के बीच फोर्स लगता है, रिपल्सन का फोर्स लगता है या अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि वो फोर्स लगता है तो कितना लगता है, दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगेगा, ये कूलॉम्स लॉ हमारा बताता है। कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि अगर दो बॉडी है, हवा में है या फ्री स्पेस में है, कहीं भी है, एक चार्ज यहाँ पर सपोज करिए Q1 है और एक चार्ज यहाँ पर Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो कूलॉम्स लॉ कहता है इन दोनों चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F, वो F जो होगा वो दोनों चार्जेस के अमाउंट का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ये कहता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ये भी कहता है कि उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी R स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके अगर हम लिख दें तो वो हो जाएगा F हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा। कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ हम लिख चुके हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कह सकते हैं या कूलॉम्स लॉ कह सकते हैं। इस लॉ के अनुसार ये क्या कहता है? द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज। दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड और क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यह कहता है कूलॉम्स लॉ। मान लिया गया दो चार्ज कूलॉम्स लॉ ने लिया, मान लिया अपन मानते हैं कि Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं, फ्री स्पेस में है। फ्री स्पेस हम उसको कहते हैं एयर या वैक्यूम। तो यहाँ Q1 है, Q2 है, दोनों के बीच का चार्जेस क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ
इन दोनों के बीच अगर फोर्स लगता होगा F, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता होगा F, तो यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2, इक्वेशन फर्स्ट। फिर कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर दे, कंबाइन करके लिखेंगे तो F हो जाएगा, प्रोपोर्शनल 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 हो जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो Q1 Q2/r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा, यानी यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल है वो हटेगा तो इक्वल आ जाएगा, और इसके जगह पर एक कांस्टेंट आता है जिसको K कहा गया है। यह K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और उस K का वैल्यू 1/4πε0 रखते हैं। इस टोटल का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यानी आपका ये कूलम्स लॉ से एक फॉर्मूला बना, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स F बराबर 1/4πε0, इसको कहते हैं इप्साइलन, यहाँ लिखें, इसको कहा जाता है इप्साइलन, जीरो लगाए नॉट, इप्साइलन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। ये आपका क्या बना, एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ इप्सिलॉन नॉट भी लिखते पढ़ते हैं, इप्सिलॉन भी पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा सिर्फ इसका, तो टोटल का वैल्यू हम यहाँ लिखे हैं कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 1/4πε0 का वैल्यू कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इस इप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो इप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9×36 पाई × 10⁻, नीचे से ऊपर जाएगा तो -9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस सबको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। ये क्वेश्चंस जेई में पूछ चुका है मेंस में, इसलिए आप इसका वैल्यू याद रखिएगा। अब इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होता है, यहाँ पर दिया गया, ये देखो कूलम स्क्वायर, कूलम यानी चार्ज का यूनिट है, और इसका डायमेंशन होता है 80, तो 80 का स्क्वायर, A का स्क्वायर, T का स्क्वायर, और ये न्यूटन फोर्स है, इसका हम डायमेंशन जानते हैं, मीटर लेंथ है इसका भी जानते हैं, सबको पुट कर देंगे तो डायमेंशन किसका निकल जाएगा, इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन m⁻⁻1 L⁻⁻Q T⁻4 A स्क्वायर। ये आपका रहा कूलम्स लॉ। तब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कूलम्स लॉ समझ में आया। इस पर हम न्यूमेरिकल देंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल इस पर कराएंगे। अब आपको हम कूलम्स लॉ बताएं। अब देखिए यहाँ 2 पॉइंट हम दिए हैं, अगर 2 चार्जेज एयर में है तब तो 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर होता है। यही 2 चार्जेज किसी मीडियम में रख दिया जाए, जैसे वाटर के अंदर या किसी अल्कोहल के अंदर रख दिया जाए r डिस्टेंस से, तो उन दोनों बीच चार्जेज के बीच जो फोर्स लगेगा F बराबर 1/4πε0 × εr × Q1 Q2/r स्क्वायर। यहाँ देखो when 2 point charges are separated by a distance of r in a medium of relative permittivity epsilon r, उस मीडियम में रखा गया है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है, तो दोनों चार्जेस के बीच फोर्स जो होगा 1/4πε0 × एप्सिलॉन r Q1 Q2/r स्क्वायर। एप्सिलॉन r का वैल्यू दिया रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ इसका वैल्यू दिया रहता है, गिवन रहता है। यहाँ पर इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r। इप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, किसी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, जिस मीडियम का इप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी है, उसका ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। इसको हम जानते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी है। अगला पॉइंट, 2 चार्जेज है, 2 चार्जेज के बीच कुछ डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए। 2 चार्जेज के बीच अगर कुछ जैसे अंबर या ये कागज़ या कुट या कॉटन कुछ भर दिया जाए जिसका थिकनेस T हो, और उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तब उन दोनों चार्जेस के बीच
लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R माइनस टी प्लस टी रूट ओवर के का होल स्क्वायर, जहाँ T थिकनेस है और K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जो डाइलेक्ट्रिक भरा गया है उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। दो चार्जेस के बीच पार्टली भर दिया जाए। ये इसका थिकनेस इसके डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी R ग्रेटर होना चाहिए थिकनेस से। तो ये 2 पॉइंट हमने आपको बताया। एक चीज़ हम आपको अब बताने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज क्या कहता है कि जब बहुत सारे चार्जेज का सिस्टम हो, बहुत सारे चार्जेज का क्या हो, एक सिस्टम हो, तो उन सभी चार्जेज के चलते किसी अदर चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट फोर्स अदर चार्जेज पर होगा। यहाँ पर दिखाया गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसी दिए गए चार्जेस के सिस्टम के द्वारा किसी एक चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस ऑन दैट चार्ज। यहाँ मान लिया गया कि ये चार्जेस का एक सिस्टम है, XY प्लेन में है, एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, इसी तरह से Qn है। ये ओरिजिन है, यहाँ से Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 है और Qn का पोजीशन वेक्टर इसी तरह से Rn है, वेक्टर Rn। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए कि Q1 चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज है Qi, Q1 चार्ज Qi पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, वो हो गया वेक्टर Fi1। Q2 चार्ज इस Q1 चार्ज पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, वो वेक्टर I2। इसी तरह से Q3 चार्ज Qi पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, वो वेक्टर Fi3। सिमिलरली Qn चार्ज Qi चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, वो हो गया वेक्टर Fin। ये सभी फोर्सेस का सम का जो होगा वो वेक्टर सम जो होगा वो Qi चार्ज पर फोर्स होगा। ये इस सिस्टम के बारे में यहाँ लिखा गया है कि मान लिया गया, लेट अस कंसीडर द डिस्क्रीट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Q1 Q2 Q3 Qn इन फ्री स्पेस में है, हैविंग पोजीशन वेक्टर, उन सभी का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर Rn रेस्पेक्टिवली विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस ऑफ सुपरपोजिशन, यहाँ कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Qi पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? इन सभी फोर्सेस का सम, सभी फोर्सेस का सम हो जाएगा, यानी F वेक्टर Fi Qi पर चार्ज वेक्टर Fi बराबर हो जाएगा वेक्टर Fi2 प्लस वेक्टर Fi2I1 प्लस वेक्टर Fi2 प्लस वेक्टर Fi3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Fin, यानी सबका वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा नेट फोर्स Qi चार्ज पर। ये कहता है आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अब यहाँ कुछ आपको हम पॉइंट्स बताएंगे इसमें कि जब दो चार्ज होगा, द फोर्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ चार्जेस, किसी भी दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा किसी थर्ड चार्ज से कोई अफेक्टेड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है यहाँ पर Q2 और एक कोई चार्ज यहाँ पर है Q। तो इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स सपोज करिए कि 10 न्यूटन है, इसको हम हटा देंगे तब भी 10 न्यूटन ही रहेगा, या ये रहेगा या यहाँ पर ये रहेगा, Q1 रहे Q2 रहे या यहाँ पर Q4 रहे यहाँ Q5 रहे, तो Q1 Q2 के बीच जो फोर्स लगने वाला है
वो 10 न्यूटन ही रहेगा। इन दोनों चार्जेस के यहाँ रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉट अफेक्टेड, यहाँ पर वो पॉइंट लिखा हुआ है कि द फोर्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ चार्जेज इज नॉट अफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज। किसी अदर चार्ज के प्रेजेंस से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहता है द नेट फोर्स एट अ पॉइंट बिटवीन लाइक चार्जेज इज टू बी जीरो। लाइक चार्जेस का मतलब कि दो फोर्स है, सपोज करिए कि दो चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज, एक यहाँ पर चार्ज, और लाइक चार्ज का मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस। तो इन दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट यहाँ P होगा जहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये माइनस हो ये माइनस हो या ये प्लस हो, ये लाइक चार्जेस होना चाहिए, तो यहाँ कोई फोर्स नहीं लगेगा। इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और आगे कहता है द नेट फोर्स एट अ पॉइंट बिटवीन टू अनलाइक चार्जेज विल नॉट बी जीरो। यही दो चार्ज अगर अनलाइक हो, एक चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू और दूसरा चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू, तो दो चार्ज है, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, तो इन दोनों के बीच यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जीरो फोर्स नहीं हो सकता है। दोनों लाइक होगा तब इन दोनों के बीच एक जगह नेट फोर्स जीरो होगा, अनलाइक होगा तो कहीं भी जीरो नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।